चढ़ावा सवालों के घेरे में। दान का हिसाब अब करेगी एसआईटी। कौन संभालता था करोड़ों की व्यवस्था? मंदिर प्रबंधन पर क्यों उठे सवाल? जब आस्था किसी जगह से जुड़ती है तो लोग वहां सिर्फ दर्शन करने नहीं जाते, अपना भरोसा भी छोड़ कर आते हैं। मंदिरों में चढ़ाया गया दान सिर्फ पैसा नहीं होता, उसमें लोगों की उम्मीदें, विश्वास और भावनाएं भी शामिल होती हैं। लेकिन क्या होता है जब उसी भरोसे पर सवाल उठने लगे, जब चर्चा दान की रकम से निकलकर व्यवस्था तक पहुंच जाए, जब आरोप और सफाई के बीच सच धुंधला दिखाई देने लगे, और जब मामला इतना बड़ा हो जाए कि जांच के लिए सरकार को खुद आगे आना पड़े। अयोध्या से उठे इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कौन क्या कह रहा है, जांच किस दिशा में बढ़ रही है, कौन से नाम चर्चा में है और किन दावों की पड़ताल अब बाकी है, आज के इस पूरे मामले की परतें हम खोलेंगे। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राम मंदिर एक ऐसा नाम है जिसके साथ सिर्फ धन नहीं जुड़ा है बल्कि करोड़ों लोगों का और करोड़ों हिंदुओं का भरोसा जुड़ा हुआ है। यानी आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ आस्था लेकर आता है और लौटते वक्त दान पात्र में कुछ ना कुछ जरूर छोड़ जाता है। कोई अपनी पहली कमाई का हिस्सा चढ़ाता है, कोई बच्चों की खुशहाली मांगकर दान करता है, कोई सोना चांदी चढ़ा जाता है। यहाँ लोग रसीद नहीं मांगते हैं, हिसाब बिल्कुल नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी चढ़ाया वो भगवान के घर में हमने दान दे दिया, दान सुरक्षित हाथों में ही गया है। लेकिन अब उसी चढ़ावे को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। उसी चढ़ावे को लेकर सवालों ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जिसने मंदिर, व्यवस्था, भरोसे, राजनीति और प्रबंधन सबको एक साथ चर्चा के घेरे में ला दिया है। पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसी खबरें और चर्चाएं सामने आने लगी हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्रों से आने वाली राशि को लेकर सब कुछ सामान्य नहीं है। यही गिनती की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। कहीं पैसों की सुरक्षा को लेकर बातें हुई हैं, कहीं कुछ कर्मचारियों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मामला धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं रह गया। इस बार मामला सीधे शासन तक पहुंचा है और उसके बाद जिस तेजी से फैसले लिए गए हैं उसने साफ कर दिया है कि सरकार इसे हल्के में लेने के मूड में नहीं है। दिलचस्प बात यह रही है कि इस बार जांच की मांग किसी राजनीतिक दल या बाहरी संगठन ने नहीं की है, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से ही उठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की जांच की मांग की गई है और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन को मंजूरी भी दे दी है। संदेश साफ था, अगर अफवाह फैलाई जा रही है तो उसका सच सामने आना चाहिए और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो उसे भी सामने लाया जाए। इस जांच को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया की तरह नहीं रखा गया है। इसकी जिम्मेदारी ऐसे अधिकारियों को दी गई है जिनकी पहचान प्रशासनिक पकड़ और सख्त कामकाज के लिए होती आई है। विजय विश्वास पंत को इस जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ आईपीएस अधिकारी किरण एस को जोड़ा गया है ताकि सुरक्षा, पुलिस और संभावित आपराधिक पहलुओं को देखा जा सके। वहीं वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को इसलिए शामिल किया गया है ताकि दान पेटियों की गिनती, रिकॉर्ड्स, बैंक जमा प्रक्रिया और फाइनेंशियल व्यवस्था की जांच अच्छी तरह से हो सके। यानी यहाँ जांच सिर्फ इस सवाल तक सीमित नहीं रहने वाली कि पैसा आखिर गया कहां, बल्कि ये भी देखा जाना होगा कि पूरा सिस्टम आखिर चल कैसे रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने पहला बड़ा मोड़ लिया। सामने आया एक नाम, लवकुश तिवारी। मंदिर में सेवादार के तौर पर काम करने वाले लवकुश तिवारी को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई। इसके बाद मामला सिर्फ जांच एजेंसियों तक ही सीमित नहीं रहा था, परिवार भी सामने आया और उनके दावों ने इस विवाद को एक और नया मोड़ दे दिया। लवकुश तिवारी की दीदी गिरिजा देवी ने दावा किया कि कुछ लोग सादे कपड़ों में उनके घर पहुंचे थे। परिवार का कहना था कि घर में रखी नकदी अपने साथ वो ले गए। परिवार ने यह भी दावा किया कि उस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चपंत राय भी वहां मौजूद थे।
गिरिजा देवी ने कहा कि जाते हुए उन्हें 200 रुपए दिए गए और कहा गया कि माता जी खा पी लेना, तबीयत ठीक नहीं है। परिवार का कहना था कि उनके बेटे और परिवार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। उनकी सच्चाई जांच के बाद सामने आनी चाहिए और अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी हो जाएगी। परिवार ने जमीन खरीदने से जुड़े आरोपों को भी खारिज कर दिया है। उनका कहना था कि जमीन किसी संदिग्ध तरीके से नहीं बल्कि परिवार की अपनी कमाई से खरीदी हुई जमीन है। लवकुश के पिता बच्चू लाल ने कहा कि उनका बेटा सिर्फ 4-5 महीनों से ही मंदिर में काम कर रहा था और घटना के बाद उनके घर की तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि घर के अंदर जो नकदी थी उसे अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ जांच एजेंसियां भी अपने स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। सूत्रों के हवालों से खबर आई कि दान राशि की गिनती से जुड़े कई लोग जांच के घेरे में आ चुके हैं। इसी दौरान एसओजी ने रुदौली के शुजागंज क्षेत्र के मीनापुर फगौली निवासी एक युवक को भी हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई, कुछ नकदी मिलने की भी चर्चा सामने आई। इसके बाद सवाल और ज्यादा बड़ा हो गया कि क्या मामला किसी एक व्यक्ति तक ही सीमित था या फिर ये एक पूरा नेटवर्क चल रहा है। पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई ऐसी कमजोरी थी जो अब सामने आ रही है। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों ने सबसे ज्यादा भरोसा जिस चीज पर दिखाया वो था सीसीटीवी फुटेजेस। मंदिर परिसर के अंदर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग को जांच का अहम आधार बनाया गया है। दान पात्र कब खुले हैं, किस समय पर रकम निकाली गई है, कौन वहां मौजूद था, गिनती कैसे हुई है, पैसे कहां रखे गए और आगे कहां भेजे गए, इन सभी सवालों के जवाब अब रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों में खोजे जा रहे हैं। साथ ही बैंक एंट्री, लॉकर रिकॉर्ड्स और दूसरी तकनीकी जानकारी की भी जांच दायरे में लाई जा रही है। लेकिन इसी दौरान एक और नाम सामने आने लगा जिसने पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। टिन्नू यादव, जिनका असली नाम राम शंकर यादव बताया जा रहा है। चर्चा ये होने लगी कि मंदिर परिसर में उनकी भूमिका एक सामान्य कर्मचारी से कई ज्यादा प्रभाव वाली रही है। कहा जाने लगा कि चाहे व्यवस्थाओं का संचालन हो, सुरक्षा से जुड़े काम हो या दान से जुड़े कई व्यवहारिक काम, उनकी मौजूदगी वहां लगातार दिखाई देती रही है। टिन्नू की कहानी भी चर्चा में आई है। बताया गया है कि उनके पिता अयोध्या के नया घाट इलाके में चाय बेचा करते थे। शुरुआती दिनों में टिन्नू टेम्पो चलाया करता था। फिर उनका संपर्क श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के मंत्री महेश नारायण से हुआ और उन्होंने गाड़ी चलाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका कार सेवकपुरम आना जाना बढ़ा और यहीं से उनकी भूमिका बदलती हुई चली गई। महेश नारायण के निधन के बाद उनका संपर्क चंपत राय से बढ़ा। समय के साथ उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। बताया गया कि उन्होंने अलग अलग गाड़ियां चलाई, व्यवस्थाओं में काम किया और धीरे धीरे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब मंदिर निर्माण का दौर शुरू हुआ तो बताया गया कि उन्हें ट्रस्ट की तरफ से आंतरिक वेतन भोगी कार्यकर्ता के रूप में रखा गया, यानी उन्हें सैलरी मिलती थी। सूत्रों के अनुसार उन्हें करीब 16,000 रुपए मासिक भुगतान होता था, लेकिन चर्चा उनकी तनख्वाह की नहीं, उनकी भूमिका की होने लगी थी। बताया गया कि परिसर में काम करने वाले कई लोगों की तरह उन्हें भी वॉकी टॉकी दिया गया था और धीरे धीरे वो व्यवस्थाओं से जुड़ते ही चले गए और व्यवस्थाओं में अहम चेहरे में गिने जाने लगे। यहीं से उनके नाम को लेकर चर्चा और तेज होने लगी। फिर सामने आए पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह के दावे भी हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में कुल 14 दान पेटियां रखी गई है और यहाँ रोज बड़ी मात्रा में चढ़ावा आता है। उन्होंने दावा किया कि गिनती बंद कमरे में होती थी और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में ट्रस्ट, बैंक और तकनीकी टीमों के लोग जुड़े होते थे, शामिल रहते थे। महिपाल सिंह ने दावा किया कि गिनती के बाद रकम लॉकर में रखी जाती थी और अगले दिन बैंक में जमा कराई जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार सोने चांदी के सामान को तोले बिना अनुमान के आधार पर ही रखा जाने लगा था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्होंने दान में आए जेवरों की तस्वीरें लेकर आगे भेजे जाते हुए देखा था और कुछ रिकॉर्ड्स को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने एक और पुरानी घटना का जिक्र किया। उनके मुताबिक 2021 में नोटों की गिनती के दौरान उन्हें गड़बड़ियां दिखाई दी थी।
उन्होंने इसकी शिकायत की। बाद में अतिरिक्त लोग लगाए गए, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें उस काम से हटा दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बाद में कुछ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी हटाई गई हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। और इसी दौरान चर्चा टिन्नू यादव की संपत्ति तक भी पहुंच गई। उनका पुश्तैनी घर, परिवार और बाद में बने मकान को लेकर बातें सामने आने लगी। नाका इलाके में बने 2 मंजिला मकान को लेकर सवाल उठे हैं। जानकारी के मुताबिक वहां कई कमरे बनाए गए और उन्हें किराए पर दे दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ किसी संपत्ति का होना किसी आरोप का प्रमाण नहीं होता है। और इसी वजह से जांच एजेंसियां दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स पर ध्यान दे रही है। अब इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अभी ये सारे सिर्फ आरोप हैं, दावे हैं, जवाब है, सवाल है और कई तरह की बातें भी हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष अभी बाकी है। अभी तक किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट ने अंतिम रूप से इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है, क्योंकि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। ये मामला उस भरोसे का है जिसके भरोसे लोग बिना सवाल किए दान कर देते हैं। अब अगर सब कुछ सही निकला तो जांच उस भरोसे को और ज्यादा मजबूत करेगी, और अगर कहीं कोई कमी सामने आती है तो उसका जवाब भी देना होगा। फिलहाल नजर सिर्फ एक चीज पर है, वो है एसआईटी की रिपोर्ट, क्योंकि इस बार फैसले सिर्फ ये नहीं करेगा कि पैसा कहां गया, ये भी तय करेगा कि भरोसा कितना मजबूत रहा। फिलहाल पर्दाफाश के इस पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।